बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क की सियासत में बपा तूफान बरकरार है। सबका है एक ही सवाल, इंतखाबात आखिर कब होंगे। सदर रिपब्लिक तारिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत के जरिए इंतखाबात की तजवीज़ तो दी गई, लेकिन उसमें किसी ने घास न डाली। निगरां वजीर आजम ने भी वाज़े कर दिया है, बड़ी खबर दे दी उन्होंने कि अगले चंद रोज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द किया जाए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदियाल की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज एक इशाइये में चीफ जस्टिस ने हाजरीन को 2007 में होने वाली वकला तहरीक की याद दिलाई और यह भी वाज़े तौर पर कह दिया कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज में ही होने चाहिए। जबकि अदालती कार्रवाई में आज साइफर केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। उधर सियासी शतरंज के दो बड़े खिलाड़ी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आज अपने अहम रहनुमाओं को, जिनमें उनके वजीर, उनके फीले, उनके किले, उनके घोड़े, पूरी शतरंज को जमा करके मुशावरत की। लग ये रहा है कि सियासी धुंध में कमी इलेक्शन की तारीख से ही मुमकिन होगी। दूसरी जानिब आज वजीर आला सिंध ने बड़ा इजलास बुलाया और कच्चे के डाकुओं के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का भी फैसला सुना दिया है। इसके बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर इनको इंटरनेट सर्विस दी क्यों जा रही थी, जबकि सिंध के साबिक आईजी गुलाम सरवर जमाली साहब ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक पुलिस से सियासत खत्म नहीं होगी, जुर्म और मुजरिम इसी तरह बेकाबू रहेंगे। सियासी धुंध के अलावा मुआशी तूफान ने बदस्तूर पाकिस्तानियों को परेशान कर रखा है। एक और बड़ा मुआशी धमाका कल रात मुतवक्के है। जी हां, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 20 रुपए तक का इजाफा किया जाएगा, यकीनन बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। यह भी एक हकीकत है कि आज मुल्क में कपास के काश्तकारों को व्हाइट फ्लाई से बचाने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे किए गए पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया गया, जिससे साबित हुआ कि कौम को जब जब जरूरत पड़ी है अपनी फौज की, पाक फौज हमेशा अवाम के साथ शाना बशाना नजर आई है। एक बात तो यकीनी है कि जो बिलावल भुट्टो अब कह रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए सब सियासी जमातों को मुत्तहद होना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। जो कि तारीख में सिर्फ पीटीआई के खिलाफ हमने देखा कि सियासी कुव्वतें एक हुई हैं, उसके अलावा हमने नहीं देखा। लेकिन पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर हमें अपनी तिजारत और मुआशी मसाइल को हल करना बहुत जरूरी है। अगर बात करें तिजारत की, तो अफगान ट्रांजिट रेट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में जब भी अमन व अमान की सूरत हाल खराब होती है तो उंगलियां अफगानिस्तान की जानिब उठती हैं। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं कि दहशत गर्दों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अफगानिस्तान से किया जाता है। जब डॉलर का रेट आसमान को छूता है तो भी यही कहा जाता है कि जिम्मेदार अफगानिस्तान है, स्मगलिंग हो रही है डॉलर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान से 1965 से मुख्तलिफ तिजारती मुआहदे करता आ रहा है, लेकिन हकीकत यह है, फैक्ट यह है कि इन मुआहदों के जो समरात हैं, जो फायदा पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, वो मुल्क को कभी नहीं मिला। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह स्मगलिंग है। स्मगलिंग से जुड़े लोग कितने ताकतवर होते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक छोटे से प्यादे की दास्तान आपके सामने मैं रख रहा हूं। एंटी नारकोटिक्स का एक डीएसपी जो 45 मरतबा मुअत्तल हो चुका है, 6 बार बर्खास्त हो चुका है, 13 क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ है, 1994 से दर्ज है उसके खिलाफ ये केसेस, और 5 क्रिमिनल केसेस एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने खुद दर्ज किए हैं। यहां तक के एक एफआईआर तो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उनके खिलाफ दर्ज करवाई है। इन मौसूफ का नाम है मजहर इकबाल साहब, बड़े कमाल के शख्स हैं, सोने पे सुहागा। इस कमाल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उन्हें लाहौर के सीसीपीओ साहब ने एंटी नारकोटिक्स यूनिट का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया था। जब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मनशियात स्मगल करते हुए ड्रोन्स पकड़े गए, उस वक्त इनका भांडा फूटा और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। डीएसपी मजहर इकबाल के पास डीएचए लाहौर में 8 बंगले हैं, मौसूफ 125 कीमती गाड़ियां खरीद चुके हैं, 2 अरब से जायद के इनके असासे हैं। अब अंदाजा करें कि एक डीएसपी जो स्मगलिंग के धंधे से इतना माल बना सकता है, तो बाकी बड़ी मछलियां कितना पैसा बना रही होंगी। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ चीन, भारत, रूस, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस वक्त ताल्लुकात बढ़ा रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हमारा इस वक्त तुरखम बॉर्डर बंद है, ट्रेड मुतासर है, हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ वैसे नहीं जैसे होने चाहिए। 70 की दिहाई में सबसे ज्यादा दुनिया में पनाह गुज़ीनों को जो जगह दी गई थी वो पाकिस्तान ने दी थी अफगानी पनाह गुज़ीनों को। लेकिन सैडली मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये बात सोच के कि एक पाकिस्तानी जब अमेरिका जाके बच्चा पैदा करता है तो उसको फौरन से डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट दिया जाता है, लेकिन जब ये अफगानी हमारे भाई पाकिस्तान में 70 की दिहाई से बैठे रहे, कितने साल गुजर गए, कितनी उनकी जनरेशन पैदा हो गई, उनको आज तक वो शनाख्ती कार्ड की तकलीफ उनकी दूर नहीं।
लेकिन आज मेरे पास एक बड़ा कमाल पैनल मौजूद है पाक अफगान ताल्लुकात को डिस्कस करने के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं उनका तारुफ करवाना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। किसको याद नहीं, जब भी अफगानी उमूर का जिक्र आता है तो उनका नाम दिल में जरूर आता है। उन्होंने बड़ा में बताया है इस बारे में। उनके साहबजादे, उनके बेटे अरशद यूसुफजई साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच अरशद। जमील खान साहब साबिक सफीर हैं, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। जमील खान साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। साथ साथ हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, और जब भी इनका नाम सामने आता है इनके वालिद मोहतरम फख्र पाकिस्तान की याद भी ताज़ा हो जाती है हमीद गुल साहब की। अब्दुल्ला साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा अरशद यूसुफजई साहब से जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरशद साहब, पहले पार्ट में हम टेररिज्म को डिस्कस करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब तकरीर करते हैं सिंध के अंदर तो वो कहते हैं कि कच्चे के डाकुओं के पास भी जो जदीद असलहा है वो अफगानिस्तान से आया है जो अमरीकी वहाँ छोड़ गए हैं। फिर वो कहते हैं कि PTI वाले और पुरानी हुकूमतों ने दहशतगर्दी इंपोर्ट की है, वहाँ से दहशतगर्द ला के यहाँ पर बैठाए गए। हम क्यों फंसे रहते हैं, हम क्यों अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात सही नहीं कर पाए, और टेररिज्म के मामले पर हमेशा क्यों हम एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते हैं? अरशद साहब जी, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जिस तरह आपने इस हवाले से बात की अफ़गानिस्तान की, एक आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि अफ़गान के जितने भी यहाँ पर लोग रेफ्यूजीज़ हैं उनका स्टेटस क्या है पाकिस्तान में। तो देखें, जब स्टेटस उनको नहीं मिल रहा, वो रेफ्यूजीज़ हैं, कुछ बहुत से लोग हैं जिनको कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन अभी तक उनको नहीं मिली, ये चीज़ें, और उसके साथ मिलाकर हमारा रवैया, हमारी पुलिस क्या करती हैं, किस तरह उनके लोगों को ट्रीट करते हैं, ये अफ़गानिस्तान में एक किस्म से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा देती है। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है तो छोटी छोटी ख़बरें बहुत जल्द आग की तरह फैलती हैं अफ़गानिस्तान में। उसके बाद अफ़गानिस्तान के लोग इतने ख़ुददार हैं अपने मुल्क के हवाले से, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जमहूरियत में लोग थे, जो भी हैं, अवाम हो, वो पाकिस्तान के इन कारनामों को देखकर अनफॉर्चुनेटली जो हैं उनको पाकिस्तान से मोहब्बत की बजाय नफ़रत बढ़ती है। हमारी आपका काबुल बहुत आना जाना होता है, तो क्या वो नेगेटिव सेंटिमेंट ताकत पकड़ता जा रहा है? बिल्कुल पकड़ता जा रहा है। और अब तो ये है कि बाज़ औक़ात आप फील करते हैं कि आप ज़ाहिर करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या खामोश रहना पसंद करते हैं। तो अब ये भी हालत हो गई है कि लोग वहाँ पर फिर पसंद नहीं करते कि आप पाकिस्तानी हैं, शक की निगाह से देखते हैं, यही समझते हैं कि आप पाकिस्तान के हैं तो या तो आप एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, या अनफॉर्चुनेटली वो समझते हैं कि आप मुखलिस हैं ही नहीं अफ़गानिस्तान के साथ। यकीनन यकीनन मैं गुफ्तगू बढ़ाऊंगा आगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगा बात को, कि जब भी दहशतगर्दी का कोई भी नाखुशगवार सानहा होता है हम अफसोस करते हैं, और फिर हम यही देखते हैं कि अफगान सरजमीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आप सर इस इशू को कैसे देखते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम पैनल को मेरा बहुत सलाम। और देखिए, बात सीधी सी है, अरशद साहब ने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उसके अंदर एक पहलू जो है वो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो लोग जो तमाम पाकिस्तान में रह के, और पाकिस्तानी कौम बिलखसूस जिसने बहुत तवील कुर्बानियाँ दी, पहले सोवियत यूनियन के वक्त में उन्होंने यहाँ हमारी लाशों के जो है वो अंबार लगा दिए पाकिस्तान में, लेकिन इस कौम ने बड़े बहादुराना अंदाज के अंदर वो मुकाबला किया। इस कौम ने उनको अपने दिल में भी जगह दी, अपने घर में भी दी, रिश्तेदारियां भी पैदा की, ताल्लुकात भी पैदा किए, कारोबार भी साथ किए। लेकिन हमने ये देखा, अफसोस की बात है, अभी रहीमुल्लाह साहब मेरे अंकल थे, अल्लाह उनके गरीक रहमत फरमाए, आमीन। बहुत मोहब्बत मेरे साथ। लेकिन क्या रहीमुल्लाह साहब के नाम पे या मेरे वालिद के नाम पे या कोई और ऐसा पाकिस्तान के नाम से कोई ऐसा काम वहाँ किया गया, कोई दुआया तकरीब ही रखवा ली गई? पाकिस्तान के जो शोहदा, जो पाकिस्तान के जो रूस और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान में शहीद हुए, उनके लिए कुछ किया गया? तो हमारे भी दिल जो है वो कुछ नाराज हैं। वो बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत, मेरे ख्याल में, अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियां दी और अपने आप को यूएन के लेवल पे सैंक्शंस तक लगवा ली, लेकिन उन लोगों को जो है कभी पजीराई का एक लफ्ज अफगान हुकूमत से नहीं आ सका। ये एक आलमिया है।
दूसरी तरफ जो है वो मैं ये भी कहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपको एक ख़ास पैराए में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ताने-बाने जो थे वो अशरफ गनी के दौर में बुन दिए गए थे। आपको याद होगा कि अशरफ गनी से पहले हामिद करज़ई के ज़माने से लेके जो अमर अल्लाह साले और स्तानक रई और दीगर लोग जो थे, या जो शुमाली इत्तेहाद के अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो थे, वो कहाँ इंडिया जाते थे। उनकी एकेडमीज़ में पढ़ते थे, उनके जो अफ़वाज से जो है वो ज़ेर तालीम होते थे, वहाँ से फ़ारिग़ तहसील होते थे, उनकी सिविल सर्विसेज़ से डॉक्टर, इंजीनियर और दीगर अलूम के अंदर उनको जगह दी जाती थी। हम लोगों को किसी ने क्या मना किया था ये काम करने के लिए? लेकिन क्योंकि हम उस टाइम पे अमेरिका के बहुत ज़ेर असर थे और हम उसको जो है वो नाराज़ नहीं करना चाहते। हत्ता ये कि जब पीटीआई की हुकूमत आई, तो उसमें भी जो 3 अहम इजलास हुए, जिसमें से 2 ओआईसी के इजलास थे, उसके अंदर आपने मकसद तो अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने का था, लेकिन ऐसा कोई अमल जो है वो सामने ना नज़र आया। आपको ये भी याद होना चाहिए, और अरशद साहब और जमील साहब दोनों बहुत साहिब इल्म हैं। उनको ये इल्म है कि 185 वो लोग काम कर रहे थे बाकायदा अर्ग में, जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस है काबुल में। वहाँ जो पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया नेगेटिविटी कैंपेन्स जो है वो लॉन्च की जा रही थी। और वो जो नए तालिब हैं जो कि अभी जिन्होंने अफ़गानिस्तान के माहौल में आँख खोली और उन्होंने तालिबान को ही अपना सब कुछ जाना, उनको रूस के हवाले से पाकिस्तान के किरदार का वो इल्म नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब जो दूसरी तरफ है, वो है मुआहदे की पासदारी के लिए। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है, वो अभी तक जो दोहा मुआहदा था, उसकी पासदारी नहीं की गई। अभी मैं एक किसी और निजी टीवी से बात कर रहा था राइट। कि एक बहुत अफ़सोसनाक अमल है। आपको याद होगा कि जब 90s के अंदर बाकायदा मुजाहिदीन का खाना काबा के अंदर एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे के अंदर मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं उसका विटनेस हूँ। और जब उन्होंने यही कहा था कि हम आपस में जो जंग-व-जदल है वो बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने वो मुआहदे की पासदारी नहीं की। नतीजा जो भी उसका निकला, लेकिन आज भी दोहा मुज़ाकरात बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि आप किसी दहशतगर्द को अपनी ज़मीन के ऊपर पनपने की इजाज़त नहीं देंगे, कोई टेररिस्ट की सेफ हेवन्स जो हैं वो नहीं बनाने देंगे, किसी मुल्क के ऊपर यहाँ से हमला नहीं होने देंगे। लेकिन अफ़सोस कि वो तमाम लोग जो मतलूबा हैं पूरी दुनिया में या राइट। पाकिस्तान, उनको जब मार दिया जाता है तो वो पता चलता है कि वो अफ़गान सरज़मीन से जो है वो वहाँ मरे हैं। तो फिर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो पाकिस्तान के ऊपर, देखें अफ़गानिस्तान मुझे बहुत अज़ीज़ है, अरशद साहब को भी बहुत अज़ीज़ है, क्योंकि हम दोनों के वालिदैन ने बहुत जो है कुर्बानियाँ दी। लेकिन पाकिस्तान से तो मेरा इश्क है। मैं क्या करूँ कि मैं अपनी मोहब्बत और इश्क के अंदर गिरफ़्तार हूँ, और मैं पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मनफ़ी रुझान अगर देखूँगा, तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। कहते हैं सर ये इश्क नहीं आसान, आग का समंदर है, डूब के जाना है। मैं खूब गुजारिश करूंगा अब जमील साहब से कि जमील साहब, क्या आप इस बात का एतराफ़ करेंगे कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि मुल्क में आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और टेररिज्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफगानिस्तान से किया जा रहा है? सर, अगर इसको बड़े पैराहे में देखा जाए तो ये तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी जहाँ होनी चाहिए थी, जिस अंदाज में होनी चाहिए थी और जिस बसीरत के साथ होनी चाहिए थी, उस तरह नहीं हुई। जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया और आपके रहीम साहब ने फरमाया, अगर हम इसको कोर्स करेक्शन करते रहते फॉरेन पॉलिसी की और उसी हिसाब से अपनी एंगेजमेंट करते रहते और उसी हिसाब से जिस तरह जिनेवा 1961 के मुताबिक रिफ्यूजीज को जो मराद मिलनी थी, न उससे ज़्यादा न उससे कम, हम उस वक्त रेफ्यूजीज को अपना भाई समझे और आज भी इनफैक्ट हम अफगानियों को अपना भाई समझते हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि उन पर जिस तरीके की जुल्म और तशद्दुद और बम्बारियाँ और जिस तरह कत्ल गारत हो रही थी, तो हमारे बिल्कुल घर के दरवाजे खुले हुए थे। हमने अपनी ट्रांसपोर्ट उनके हवाले कर दी, हमने अपने तिजारत उनकी, अपना मुल्क पूरा खोल दिया। ईरान में ऐसा नहीं हुआ। ईरान में उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक रखा गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने क्यों किया ये? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे दिल उनके लिए बड़ी मुलायमियत रखते थे। अब इस दिल मुलायमियत को, इन जज्बात को
फॉरेन पॉलिसी के हवाले से किस तरह ट्रांसलेट किया जाता, किस तरह फॉरेन पॉलिसी के मामलात में ढाला जाता कि ये हम अफगानियों को पता पड़ता। दरअसल इसको कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत ये जो सोशल मीडिया की बात हो रही है, ज़राए अब्लाग की बात हो रही है, सेमिनार्स की बात हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, उनको यूनिवर्सिटी में तालीम देने की बात हो रही है अफगानियों को, ये सारी की सारी एक इंगेजमेंट है, पब्लिक डिप्लोमेसी भी इसमें शामिल है। और साथ साथ जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत इंगेजमेंट थी, चाहे पहले वाली गवर्नमेंट जो थी अफगानिस्तान में या अब तालिबान की गवर्नमेंट है, उससे होनी चाहिए थी, उसमें कमाईगी रह गई, उसमें कमी रह गई। इसमें तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं। जिस तरह बहुत सारे मामलात में आप देख लें कि हमारे पड़ोसी ममालिक, उन्होंने सारों से अपने रिश्ते इस्तेवार कर लिए, हम वहीं के वहीं बैठे हैं। इंडिया ईरान के साथ भी पिंगे बढ़ाता है और अमेरिका के साथ भी हर एक फ़ायदे ले रहा है। सऊदी अरब के साथ जब उनके ताल्लुकात ईरान से ठीक नहीं थे, उनके इंडिया, तो इसी तरीके से हमें अपने मामलात को दरअसल 360 डिग्री के विजन से फॉरेन पॉलिसी को देखना चाहिए था। मेरी क्रिटिसिज्म यही रहती है अपने साथियों पर कि हमने 360 डिग्री के विजन को उस वक्त भी डेवलप नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि आज तो हम उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हम आज हमारे सामने मसाइल के अंबार हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और अपने मुल्क में भी। तो उस अंबार से निपटने के लिए आम हालात से और आम फार्मूले से नहीं हो सकता। गैर मामूली हालात, गैर मामूली फैसले और गैर मामूली तरीक़ाकार के मुतकाज़ी होते हैं और वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। रहा सवाल कि हमारे इस वक्त क्या ताल्लुकात, देखें हमें किसी स्टेज पर भी फॉरेन पॉलिसी में आदमी 2 स्टेप पीछे जाके फिर 4 स्टेप आगे जाने की कोशिश करता है। तो हम अब भी अपने हमारे पास एक सबसे बड़ा खजाना ये है कि हमारे दोनों साइड पर जो ब्रदर्स और जो ब्रादराना जज्बा ट्राइब्स में है, जो लोगों में है, जो सोशल इंटरेक्शन है, हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। हम जब बाड़ लगाते हैं तो बगैर कंसेंट लगा लेते हैं। हम जब कोई ट्रेड को बिल्कुल मुनक़ता करते हैं, 2 दिन के लिए बात बर्दाश्त नहीं होता है और बगैर हम किसी एंगेजमेंट के ये कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखा जाए, फिर हमारे पड़ोसियों के साथ हम मिलके, हमें चाहिए कि हम वो सॉफ्ट इमेज बरकरार राइट जमील साहब, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, माजरत। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज दफ्तर खारजा ने भी कह दिया है कि अफगान ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। ऊपर से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। ट्रेड को तफसीलन डिस्कस करेंगे, तुर्कम बॉर्डर को डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। आज हम बात कर रहे हैं पाक अफगान उमूर के ऊपर। ख़वातीन और हज़रात, मुशर्रफ दौर में जब वॉर और टेरर में पाकिस्तान ने शराकत का फैसला किया तो उस वक्त अफगान ट्रांजिट ट्रेड का भी सिलसिला शुरू हुआ। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जब शुरू हुआ था तो इसे इंतहाई खुशाइंद, पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बड़ा कदम करार दिया जा रहा था। लेकिन आज अफगान ट्रांजिट ट्रेड को इनफॉर्मल और ग्रे इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये भी हम जानते हैं कि इसी अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर क्या कुछ होता रहा है। हमारे मुल्क में खबरें आती थी कि अब इतने हज़ार कंटेनर गायब हो गए, कराची से निकले थे बॉर्डर के लिए, बॉर्डर तो पहुंचे नहीं, कराची में ही कहीं खाली करके वापस पोर्ट पहुंच जाते थे। तो यकीनन अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर बड़ी गलतियां, बड़े लूप होल्स से, लेकिन हमने उनके ऊपर आंखें बंद कर ली। क्या लूप होल्स से, क्या गलतियां थी? क्योंकि आज तुर्कम बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से ही पाकिस्तान की ट्रेड अफगानिस्तान के साथ रुकी हुई है। यूसुफ जई साहब, आपसे पूछूंगा पहले, आपकी नज़र में अफगान ट्रांजिट ट्रेड फ़ायदेमंद था या नुकसानदेह? जी, इसको जितना फ़ायदेमंद होना चाहिए था उतना ही नुकसानदेह हुआ, उतने उससे बल्कि ज़्यादा 10 फोल्ड नुकसानदेह हुआ। 10 गुना ज़्यादा नुकसानदेह हुआ। क्योंकि एम जो था पाकिस्तान का कि हम इसको $7 बिलियन तक ले जाएंगे और एक वक्त में पीक जो ये पहुंचा 2.7 या 7.5 बिलियन डॉलर्स, आज हम कितना नीचे आ गए हैं। जिस तरह आपने बताया, सबसे बड़ी वजह जो है इसमें करप्शन है, फिर उसके बाद फैसिलिटेट ना करना है तुजार को, जो दोनों साइड्स पर हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं तो अफ़गान साइड से काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि हमारे यहाँ से ट्रेडर्स, ट्रक्स जितने भी होते हैं, आप जाएँ तो हम पे वो दिनों नहीं बल्कि हफ्तों और महीनों वेट करते रहते हैं। अब इसमें ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो दिन या हफ्ता में ख़राब हो जाएं, वो आप एस्टिमेट लगा लें कितने उसके पैसे बनते हैं। उसके अलावा ठीक है, हमारे कंसर्न्स हैं
कि अफ़गानिस्तान से जो कुछ भी आता है उसमें पाकिस्तान के स्टेट के ख़िलाफ़ काम करने, जिस तरह ज़ाहिर वेपन्स आते हैं या ड्रग्स आते हैं, वो कंसर्न है। लेकिन फ़ास्ट ट्रैक करने की बजाय इसके कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड को आगे ले जाता, इसको पाकिस्तान अफ़गानिस्तान दोनों के लिए बेनिफिशियल बनाता, हमने वो नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने प्रोवाइड नहीं किया, फैसिलिटीज़ नहीं दी। अब देखिए ईरान ने इनको फैसिलिटेट किया, कोल्ड स्टोरेज बनाए गए अफ़गानिस्तान के फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। अफ़गानिस्तान से वहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट्स जाती हैं ईरान, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं है, स्टोर करके वापस तूरखम खोलना इस वक्त कितना ज़रूरी है। लेकिन तोरखम ना सिर्फ ट्रेड के लिए बल्कि इंसानियत के लिए, दोनों साइड के लोगों के लिए ज़रूरी है। हज़ारों लोग वहाँ पर फंसे होते हैं डेली बेसिस पर। तोरखम आप खोलेंगे तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो सप्लाई लाइन है ब्लड की, वो खुल जाएगी। आप इसको बंद करें तो आपने अफ़गानिस्तान की शहरक पे हाथ रखा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को आप उसका भी गला घोंट रहे हैं ट्रेड के साथ। अफ़गानिस्तान को हमें ना सिर्फ अफ़गानिस्तान को देखना है बल्कि सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारी इसके ज़रिए बन सकती है, वो भी हम लॉस करते जा रहे हैं। और इसके पीछे एक अहम बात मैं करना चाहूँगा, मेरी जिस पे बात हुई साथियों से अफ़गानिस्तान में, उनका ये कहना है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, दूसरे मिनिस्ट्रीज़ में, ट्रेड के उसमें जो उनका है मादनियात का जो एक है, वो समझ रहे हैं कि मुसलसल ये बंदिशें जो हो रही हैं। पिछले साल अगर आपको याद हो तो अनार का जब सीज़न हुआ तो बोलदक चमन बंद हो गया। अब तोरखम का वाक़या जब अंगूर आ रहे हैं तो समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से या तो कसदन इस तरह हो रहा है या हमें हर्ट करने के लिए, हमें प्रेशराइज़ करने के लिए इस तरह किया जा रहा है। और ये अंदर खिचड़ी पक रही है कि शायद आइंदा साल 2 साल में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इन राउट्स को फिर इग्नोर या कम करना चाहेगा, ईरान और दूसरे नेबर्स के साथ ज़्यादा जाना चाहेगा। जमील साहब, आपकी नज़र में अफगान ट्रांजिट ट्रेड कितनी बड़ी गलती थी पाकिस्तान की? नहीं, मैं इसको गलती नहीं कहूँगा। वो इसका जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, उस मकसद के लिए उसको परवान नहीं चढ़ाया गया। देखिए, ट्रेड के ज़रिए भाईचारा भी होता है, ट्रेड के ज़रिए फ़वाइद भी होता है। अफ़गानिस्तान से हमारा हमेशा पॉजिटिव ट्रेड रहा है, जबकि बाकी बेशतर ममालिक से इंक्लूडिंग चाइना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड में रहते हैं। यूएई से बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड में रहते हैं, सऊदी अरब से और बहुत सारे ममालिक मासिवाय यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के, यूएस के, हमारे सारे ही नेगेटिव फंडामेंटल्स हैं ट्रेड के। अफगानिस्तान के साथ हमेशा पॉजिटिव रहे। अफगानिस्तान में जब हमारी चप्पलों से लेके और कपड़े और शलवार कमीज़ें हर चीज़ वहाँ जाती थी, तो उस वक्त हमारा ट्रेड जिस तरह बताया तकरीबन 3 बिलियन के करीब पहुँच चुका था या उससे भी ज़्यादा किसी स्टेज पर। लेकिन अब उसकी सूरत हाल जो है वो मिलियंस में रह गई है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि, और उसके नुकसान क्या हुआ है कि ये जो हमारी ब्लड लाइन है उसको हर्ट हुए हैं वो लोग, लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, लोगों के इमोशंस हर्ट हुए हैं। एक तो ये, दूसरा जो हुकूमत लेवल पे गुडविल थी वो खराब हुई है, तीसरी नफरतों में इजाफा हुआ है, चौथा हमारा नुकसान बिलियंस में हुआ है। अब स्मगलिंग के रास्ते हमने खोल दिए, जो सही रूट से आते थे उसको हमने बरकरार रखा, तो लिहाजा ये और आखिरी इसका जो है वो ये कि ट्रेड एग्रीमेंट हमारा वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, हमें उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। आपने कहा स्मगलिंग के रास्ते हमने खोल दिए, जमील साहब किसने खोले स्मगलिंग के रास्ते? स्मगलिंग के रास्ते उसी तरफ खुले जिस तरह आपकी पूरी गवर्नेंस पूरे मुल्क में बर्बाद करके रख दी, उसी तरफ खुले जिस तरह के पूरे मुल्क में करप्शन का रास्ता और दिन दुगना और रात चौगनी वो परवान चढ़ती रही। ट्रेड के रास्ते में 2-3 चीजें, जो स्मगलिंग के रास्तों की में 2-3, सबसे बड़ा उसमें अंसर करप्शन है। और उसके बाद जो छोटी मोटी वहां से जो लोग अपने कंधों पे रख के सामान लाते थे, वो तो एक ट्रेडिशनल सी बात है। जब से ये बॉर्डर वजूद में आया और इस शक्ल में आया है, उस वक्त से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि ट्रक के ट्रक और जो है टनों के हिसाब से जखीरा अंदोजी इस तरफ उस तरफ करके और उसके बाद स्मगलिंग की जाए और खुले आसमान के नीचे की जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने देख लिया, पिछली रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस की, सिर्फ ऑयल, अगर ईरान की बात करें तो 29 वहाँ सियासतदान मुलव्वस हैं, 96 ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस हैं। जमील साहब, अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए कि इस रिपोर्ट के अंदर जो नंबर्स आए हैं आपको उन पे पूरा यकीन है? देखिए, वो तो उसकी वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं, लेकिन हमारी जो इस वक्त खुली आंखों के से हमें पता है कि स्मगलिंग से हमें कितना नुकसान हो रहा है, तो उससे आदमी कोरिलेट तो कर सकता है ना। आप एदादो शुमार को तो क्योंकि जमील साहब उस रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क के एक्सचेकर को, कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है ईरानी तेल से, जबकि हकीकत यह है कि मुल्क में 1000 अरब से ऊपर का ईरानी तेल आ जाता है, लेकिन फिर भी एक्सचेकर को सिर्फ 60 बिलियन का लॉस हो रहा है। आई टेक द डिस्कशन टुवर्ड्स अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, आपकी नजर में
इस तिजारत और स्पेशली अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, असल प्रॉब्लम क्या हमारे अंदर भी कोई प्रॉब्लम है या सारी गलतियां उनकी हैं? क्योंकि हमारे यहाँ से ही कंटेनर आगे पीछे हो रहे हैं, हमारे यहाँ से भी करप्शन हो रही है, हमारे डीएसपीज भी अरबपति बन रहे हैं जिनका काम है नारकोटिक्स को रोकना, वही नारकोटिक्स प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाएं या अपने गिरबान के अंदर अपनी खामियां भी देखें सर? क्योंकि स्मगलिंग इज द मेन रीजन जो इस ट्रेड को बदनाम कर रही है सर। देखिए, मैंने दोनों हजरात की बात सुनी और जमील साहब के साथ बसद एहतराम यही कहूंगा कि हमें फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, फॉरेनर्स पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, जिसका बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि 360 टर्न लेना है। वो 360 टर्न हम लेना नहीं है। अभी बताया एक अनऑफिशियल जो उनके है वो ट्रेड तकरीबन $5 बिलियन का था, आज वो 0.7 बिलियन के ऊपर आ गया है। एक वक्त था जब रोटी भी पाके जहाँ तोरखम पे लगती थी और जाके जो है वो वहाँ बिकती थी जलालाबाद के अंदर। ये अरशद यूसुफ जई साहब को बहुत अच्छा पता है। लेकिन फिर क्या वजह हो गई? इसका मतलब ये है कि अगर वेपन की आप बात करें तो वेपन जो है वो वहाँ क्या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या पहले सोवियत यूनियन छोड़ गया और अब अमेरिका जानबूझ के छोड़ गया? तो फिर अमेरिका अगर जानबूझ के छोड़ के गया है तो उसका मकसद क्या था? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अमेरिका ने बाद में पैंतरा बदला था और एफ पैक बैटलफील्ड से उसने पाक बैटलफील्ड बना दिया था। और आज आपको उसके सम्राट जो है यानी कि जिसने शरारत की, जो शैतान बुजुर्ग था, उसको तो आप दोस्त जानते हैं और उसके पीछे जो है वो आप जो है वो किसी सूरत उसकी खिदमत जो है वो करने के लिए तैयार है। लेकिन जहां आप ट्रेड नेचुरल ट्रेड रूट को नहीं रोक सकते, इसलिए क्योंकि आपने सेंट्रल एशिया की तिजारती मंडियों को एक्सेस करना है। आपका सी पैक जो है उसका मेजर रोल जो है वो सेंट्रल एशिया और उससे बियॉन्ड जाना है, रशिया जाना है। आप ये कैसे इसको रोक सकते हैं? इसकी बात यह है। फिर दूसरा, टैपी हो या कासा 1000 का प्रोजेक्ट हो, उसने कहां से आना है? वो गैस और बिजली ने, वो आना है आपके अफगानिस्तान के जरिए। फिर आपका जो है ये जो 2700 कंटेनर यूनाइटेड नेशन के जिसमें वेपन थे यूएस आर्मी के और इसी तरीके से दीगर, वो कहां गायब हुए थे? पाकिस्तान में गायब हुए थे ना। मसला यह है कि यहां से अगर चीनी वाला भेज रहा है, कसूरवार अफगानिस्तान है, क्योंकि वो यहाँ से जो हमारे जखीरा अंदोज हैं, हमारे जो ताजिर हैं, हमारे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो वहां बैठे हुए थे, उनमें से आधे जो अभी हालिया एक बड़ी अहम मुलाकात हुई बड़ों की, उसके अंदर जो 41 लोग बैठे थे उनमें से आधे वो लोग हैं जो इस सब घिनौने काम के अंदर जो है वो मुलविस है। वो 6 आदमी जो पूरा पाकिस्तान का जो है वो चीनी उठा के वहां भेज देते हैं, तो स्मगलिंग कौन कर रहा है? ये अफगानी कर रहे हैं या ये पाकिस्तान से वहां जा रही है? ये आटा चोरी होके कहां जा रहा है? ये मतलब खुदा का खौफ करें ना जी, सीधी बात करें। मसला यह है कि अपना पैसा खोटा, पराये का क्या दोष? असल मसला यह है कि आपके एक मुल्क है जिसके साथ आपका अनऑफिशियल $5 बिलियन का ट्रेड था। आप उसको जो है वो क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये है हकीकत। हुजूर वाला कथा कलामी की माजरत, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी। आपके मत जाएगा, देखते रहिए सियासी शतरंज। वेलकम बैक। डिस्कशन कर रहे हैं पाक अफगान ताल्लुकात के ऊपर। मैं ज्वाइन किया हमारे पैनल पे ताहिर खान साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं। ताहिर साहब, वेलकम टू सियासी शतरंज। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो आज हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं ये क्यों इतने ख़राब हो गए? आज तुरखम बॉर्डर बंद है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे तनकीद की जा रही है कि इसकी वजह से ग्रे इकॉनमी बढ़ रही है, टेररिज्म बढ़ती है तो कहा जाता है अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, डॉलर चढ़ता है तो कहा जाता है डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, अफगानिस्तान कैसे डॉलर चढ़ रहा है। आप कुछ रोशनी डालेंगे सूरत हाल पे ताहिर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। ताल्लुकात क्यों ख़राब है तो इसकी तो एक तारीख़ है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इसी तरह रहेंगे, लेकिन दोनों का इम्तिहान होता है कि अगर कोई इसी तरह के जिस तरह के चतराल में हुआ या तोरखम में हुआ, इस तरह मसाइल अगर पैदा होंगे तो उसका हल कैसे निकालेंगे? आया तोरखम बंद करना 9 दिन के लिए, आज 9वां दिन है, ये उसका हल है या नहीं है?
तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान जो चैनल है कम्युनिकेशन के, मुज़ाकरात के, डायलॉग के, वो खुले हैं। और ये सोचना पड़ेगा दोनों को कि जब चैनल्स भी खुले हैं और कभी कभी मुज़ाकरात भी होते हैं, दौरे भी होते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि हालात इस तरह पहुंच जाते हैं कि आपको भी प्रोग्राम करना पड़ा कि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान क्यों ताल्लुकात ख़राब है। मेरी नज़र में पाकिस्तान में शायद जो एक उम्मीद थी कि तालिबान हुकूमत आने के बाद इनके सारे मसाइल जो है दहशतगर्दी का, शिद्दत पसंदी का, ये ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल में वो सोच दुरुस्त नहीं थी। या यहाँ पर जो बयानिए दिए जाते हैं, माजी में दिए जाते रहें, शायद वो भी उस तरह दुरुस्त नहीं थे कि साबिक़ा हुकूमतों के दौरान अफ़गानिस्तान में यहाँ हम बात करते थे, लेकिन मेरे ख़्याल में हमारे पास इतने वो नहीं होते थे सबूत, कवी, शवाहिद कि जिसकी बुनियाद पे हम दुनिया को भी कन्विंस कर सकते थे। तो मेरे ख़्याल में ये वाली सोच जो है, ये गलत बयानिए, इसको अगर रोकें तो मेरे ख़्याल में शायद इसकी वो हो। एक चीज़ मैं और भी कहता हूँ, ताल्लुकात पे उसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी इश्यूज़, ज़ाहिर बात है जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन जो दो तरफ़ा ताल्लुकात है, बायलैटरल रिलेशंस, इसको उन लोगों को करने दो जो इनके लिए अहल हैं, जिनकी यहाँ पर एजुकेशन, फिर उनकी तालीम और फिर उनकी तरबियत वो इसी फॉरेन अफेयर्स पे, खारिजा उमूर पे हुई है। अगर आप उनको दें, मौका दें, उनको इख्तियार दें, उनसे उन पे वो नफसियाती दबाव ना डालें, तो मुमकिन है कि ताल्लुकात में बेहतरी हो। जो जिसका काम है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो शायद ये जो आपका सवाल है कि हमारे ताल्लुकात क्यों ख़राब, यहाँ जो उम्मीदवारी थी वो गलत थी। उनका ख्याल था कि बस अफ़गान तालिबान आएंगे तो पाकिस्तानी तालिबान को वहाँ से निकाल देंगे। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि इसकी तारीख़ है और जो कोई बहुत पुराना नहीं जाना, बहुत दूर के नहीं जाना। अफ़गान तालिबान जब यहाँ थे, जब नए नए आए थे, तो पाकिस्तानी तालिबान के वो मेहमान थे। अब तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान में उनकी आई है तो पाकिस्तानी तालिबान उनके मेहमान हैं। ये गलत सोच है कि यहाँ पर वो आएंगे तो उसको निकालेंगे। हाँ, मामला हसास है। उन्होंने मेरी नज़र में अपना रोल किसी हद तक अदा किया है अफ़गानिस्तान में। तालिबान हुकूमत जब मुज़ाकरात किए थे, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, इस पर सोचना पड़ेगा कि क्या वजूहात थी। तो अब यह है कि दूसरों से तवक्को की। आपने बड़ा अच्छा वो किया था दरमियान में कि हमें अपने गिरबान में वक्त जाने से पहले कि अपने गिरबान में देखना चाहिए कि जो हो रहा है इसमें हमारा कितना रोल है, ख्वाह स्मगलिंग हो, दीगर चीज़ें हो। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया था और वाकई हमें सोचना पड़ेगा कि हाल है, हमारी गलतफहमी क्यों पैदा हुई थी, हमारा कितना रोल है उसमें। करेक्ट सर। ऑफ कोर्स ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती। जमील साहब, आपसे ब्रीफली जानना चाहूँगा इस सवाल का जवाब कि हम जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया, हिना रब्बानी खर साहिबा को भेज दिया। एक ऐसी हुकूमत, तालिबान की हुकूमत, जो आप जानते हैं लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दे रही, हमेशा वो चाहती है कि औरतों को पर्दे में रखा जाए। हमने हिना रब्बानी खर साहिबा को भेज दिया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डू यू थिंक दैट वाज द राइट स्टेप सर? क्या हम अपनी डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी सही कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि आज के तमाम बड़े बड़े लीडिंग अखबारों के फ्रंट पेज पे तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइनीज एम्बेसडर बैठे हुए हैं अफगानी वजीर आजम के साथ। यानी चाइना भी डिप्लोमेसी कर रहा है, इंडिया भी डिप्लोमेसी कर रहा है, रशिया भी डिप्लोमेसी कर रहा है और पड़ोसी पाकिस्तान सो रहा है। सर, आप अंदाजा करें कि चाइना का एम्बेसडर 2019 में वापस चला गया था और उसके बाद इतने अरसे के बाद उन्होंने, और हमने अभी तक चार्डी अफेयर उधर रखा हुआ है, उसका हमने लेवल इसलिए नहीं रखा है एम्बेसडर का ताकि दुनिया हम पर प्रेशर ना करे। और सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी अगस्त 25 को 2021 में, उसकी हम लॉयल देन द किंग हम रहे। और उसके बाद जो हमने सितंबर में सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसमें दोहा एग्रीमेंट का रिफ्लेक्शन था कि दोहा एग्रीमेंट में जो जो वायदे किए गए हैं अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान पर, अफगान तालिबान को, और अफगान तालिबान की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स को, दोनों की तरफ से पासदारी की जाए। अफगानिस्तान तालिबान ने पार्शली किया, ज़्यादातर नहीं कर सके, खास तौर पर उस हवाले से कि एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन, और उसके अलावा जो अपनी सरजमीन के हवाले से। लेकिन अमेरिका ने भी तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था कि जी हम आपकी सेंक्शन हटाएंगे और साथ में आपको डीलिस्ट करेंगे जो सेंक्शन लिस्ट है,
और साथ में कहा था कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से करके आपको हम सारी यूएन सैंक्शन भी खत्म करवा देंगे। उसमें कोई चीज नहीं हुई, लेकिन तालिबान पर हम हमेशा नुक्ताचीनी करते आए हैं और कर रहे हैं कि जी उन्होंने किसी चीज की पासदारी नहीं की। एक तो ये, दूसरी चीज आपने मुझसे पूछा, वो देखिए कुछ चीजें कल्चरल सेंसिटिविटी की होती है ना, रबानी कर वो पर्स अपना सबसे कीमती हाथ में लटका के और बड़े बेहतरीन पोशाक फॉरन के पहन के वहां चले जाए अगर, तो हम उनकी फीलिंग्स को न सिर्फ अफगानिस्तान के हुकूमत की फीलिंग्स को, जाहिर है वो जब डिप्लोमेटिक मिशन उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो उसको वो नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिल में तो वो सोचते हैं कि इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो नहीं आ सकता और एक खातून को भेज दिया है जो कि स्टेट मिनिस्टर है। तो एक तो ये है कि हमारी हैसियत कम समझते हैं कि एक जो सरबराह है फॉरेन मिनिस्ट्री का उसको नहीं भेजा, और दूसरा ये है कि एक खातून को भेज दिया जो कि कल्चरल सेंसिटिविटी के लिहाज से आता है। तो ये हमारी वही बात आ जाती है कि कमाईगी है कि ना हम कल्चरल सेंसिटिविटी को देखते हैं, ना हम दूसरे पैराहों को देखते हैं कि दूसरे ममालिक, हम चाइना के साथ, रशिया के साथ और बाकी ईरान के साथ मिलकर हम नेगोशिएट तो करते हैं अफगानिस्तान से, लेकिन हम उनकी पैरवी या उनके साथ अपने नोट्स एक्सचेंज करके आगे नहीं करते। मेरा अपना मानना यह है कि चाइना के सपोर्ट जाने के बाद खास तौर पर ये एससीओ के ममालिक जो है उसमें से कुछ और बहुत जल्द इसी किस्म के स्टेप आपकी गुफ्तगू से मुझे वाज़ेह हो गया कि हमारी खारजा पॉलिसी का फेलियर है, फियास्को है। अब्दुल्ला साहब, आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में हम कब तक अमेरिका की ग़ुलामी में अपने पड़ोसियों को नाराज़ करते रहेंगे? ईरान हमसे नाराज़, अफ़गानिस्तान हमसे नाराज़, अमेरिका को खुश करने के लिए हम कितने अपने पड़ोसियों से दुश्मनियाँ लेंगे हुजूर? मेरे ख्याल में अब आ गया है कि हमें फैसला करना चाहिए। आप पाकिस्तान में ईरान से बिजली नहीं ले रहे, आप ईरान से गैस नहीं ले रहे, मुआहदा करने के बावजूद ईरान से तेल नहीं ले रहे, जो कि आपको इस टाइम पे, आज मुझे बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, वो बता रहे थे कि इस टाइम पे ईरान बॉर्डर के ऊपर 19 रुपए लीटर मिल रहा है। चलो छोड़ दो 19 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर मिल जाए, लेकिन क्यों हम नहीं ले सकते? और उसके बदले में बार्टर ट्रेड हो सकता है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। जबकि वही अमेरिका इंडिया के साथ नाराज नहीं होता, क्योंकि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी रखी है और वो तेल ले रहे हैं। जब वो रूस के इत्तेहादी थे तब भी, और जब वो अमेरिका के इत्तेहादी नंबर 1 बने तब भी वो इंडिया उनसे तेल ले रहा है। अभी जो बात अफगानिस्तान की हम करते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से देखें, जो जनीवा में अपना जो मुआहदा हुआ था दोहा में, तो अमेरिकन तो कानून बड़ा वाज़ेह कहता है कि आप दहशतगर्दों से बात नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब है कि जो उनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा था, वो तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन अमेरिका बहादुर उनके साथ बैठा था। तो फिर अब आपका क्या मसला है? यानी कि जब पूरी दुनिया, फर्ज करें अब चीन उनको रिकॉग्नाइज कर ले, कोई और रिकॉग्नाइज कर ले, उसके बाद आप रिकॉग्नाइज करेंगे, तो फिर आपकी हैसियत कहाँ रह गई? फिर आपका मसला यह है कि आपने किसी की पॉलिसी टो की बजाय इसके। अमेरिका यहाँ से मार खा के गया है, कोई खुशाइंद जाग बात नहीं है ये। मार खाने के बाद अब उसका सुपर पावर का स्टेटस पूरी दुनिया में जो है वो लरज रहा है, चैलेंज हो चुका है। आपने देख लिया, उसके मुतअद्दिद जो है वो आपको सामने नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आज आपको याद है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बनाने के अंदर अमेरिका और रूस का किरदार था। राइट सर। कमाल कि रूस और अमेरिका जो है वो तो नॉर्थ और साउथ कोरिया से मिल रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों वो नाराज हो जाएंगे। यही हमारा हाल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। अल्लामा इकबाल ने भी क्या कहा था कि फसाद एशिया जो है वो अफगानिस्तान की वजह से होता है और अमन एशिया वो अफगानिस्तान से होगा। आप लाजिम मलजूम है, आप नहीं कर सकते। ये डिवाइड आपको बर्बाद कर देगी। आपको अमेरिका के तसल्लुत से, उनकी गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। वक्त की कमी है सर, कथा कलामी की माजरत। आखिर में ताहिर साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई निगरान सेटअप को, कोई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिलानी साहब को कोई मशवरा देना चाहेंगे? ताहिर साहब, निगरान को मैं मशवरा नहीं दूंगा, जो उनको लाए हैं वही मशवरा देंगे। निगरान को यही है कि एक तो बयानात में वज़ीर आज़म साहब आजकल बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, अच्छी बात है, इंटरव्यू देने चाहिए, लेकिन खारिजा उमूर से अफ़गानिस्तान से मुतालिक बयानात में इसलिए यानी कि एहतियात ज़रूरी है कि बयानात बड़ी बदएतमादी पैदा करती हैं और ये जो हो रहा है इसमें बयानात का भी एक वो है। दूसरी बात यह है, मशवरा खैर मैं सहाफ़ी की हैसियत तो नहीं दे सकता, लेकिन माजी में जो निगरान हुकूमतें आई हैं
उनका एक रोल बड़ा क्लियर था, बड़ा वाज़ेह था। और ये जो हुकूमत आई है, महीना तकरीबन पूरा हो गया है, जो इनकी ज़िम्मेदारी है, जो इनकी इंतखाबात की निगरानी करनी है, उस तरफ तो बिल्कुल 1% भी ये नहीं जा रहे। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अमेरिका भी जाना है अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि और दूसरी बात, मैंने अभी इस निगरान हुकूमत में अवाम यानी आम आदमी के लिए एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि डॉलर ठीक है, लोग कह रहे डॉलर कम हो रहा है। अच्छा, डॉलर कम और कितना कम हुआ है, और उस डॉलर की कमी का आम लोगों पे क्या असर हुआ है? कुछ क्या भी नहीं हुआ है सर। पेट्रोल फिर परसों महंगा होने वाला है सर, कल रात इनफैक्ट पेट्रोल महंगा होगा। जी, वो ताहिर तो साहब, यही वक्त की बात कमी है है। कि अभी आई एम तक सो सॉरी, अपॉलॉजीज, माजरत, बट थैंक यू सो वेरी मच ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर अरशद यूसुफज़ई साहब हमारे साथ स्टूडियो में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज है। थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला साहब, आपकी कीमती वक्त था। एक बात वाज़ेह है, जो आज हमारे हालात हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों का किरदार है, दोनों को अपने अपने किरदार में बेहतरी लानी होगी। और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुसलमान भाई मुल्क है, हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं हर हाल में। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ताल्लुकात बेहतर हों, तुर्कम बॉर्डर जल्दी खुले, ट्रेड दोबारा बहाल हो और स्मगलिंग बंद हो जाए। तला जल्दी को जा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।